Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will start our topic that is your electrochemistry. देखिए स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर आता है ये 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, लेकिन जो आज हम बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे डेट इज और इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ये आपका 10th क्लास में भी आता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, आप जब 10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे होते हो तो मेटल्स नॉन मेटल्स में तो वहां पर आपको थोड़ी सी ये टर्म देखने को मिलती है, तो एटलीस्ट आपके माइंड में क्लियरिटी बननी जरूरी है कोई भी चैप्टर को स्टडी करने से पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ऐसी केमिस्ट्री इलेक्ट्रो मतलब क्या है कि सिंपली क्या है, हमारे यहाँ पर एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम कुछ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। हमें पता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे हीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक, वो बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात होती है कि मतलब हम सिंपल यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जिसको हम हमारे डेली यूज में किस तरीके से, क्योंकि हम जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सिंपली बात है कहाँ से आ रही है, थर्मल पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो जनरेट होती हैं एनर्जी। ठीक है, कहीं वो सब वहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। एक तरीके से सिंपल सी भाषा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब ये तो हो गया बेसिक सा आइडिया इस चैप्टर के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, इससे पहले पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपके पास करंट क्या होता है। देखो, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले आपको आपके एटलीस्ट एक माइंड में डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने आप में से करंट पास होने देते हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं कंडक्टर्स आपके पास, जैसे मेटल्स हो गए, सिंपल मेटल्स, ग्रेफाइट, तो ये होते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। और कुछ ऐसे तो होते हैं जो रेसिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, अब जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर आपके पास सिंपल आप पढ़ते हो मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वहां पे आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में कि क्या होते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, करंट क्या होता है, करंट आपके पास सिंपल क्या होता है, डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, अब करंट क्या होता है, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी कर पाते हो। आपको यही नहीं पता करंट क्या, तो आप कैसे स्टडी करोगे, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स होती हैं जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रोल है इन चीजों को समझने में। ठीक है, अब करंट क्या होता है, आई मीन्स आई डिनोट योर करंट्स। ठीक है, करंट क्या होता है, Q अपॉन T, मतलब किसी भी चीज को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहां पर हम रेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसे टर्म जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स में पढ़े तो आप सिंपल। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर वो टाइम, अगर मतलब आपने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये इनवर्स रिलेशन है स्पीड का और ये डायरेक्ट रिलेशन है डी के साथ, डिस्टेंस के साथ। तो जितना कम टाइम में आप जितना कम टाइम में जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, सिंपल। तो रेट ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस जिसके टाइम से डिवाइड करते हो उसके साथ हम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, रेट होता है जब हम किसी भी टर्म को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने किसके साथ किया है, चार्ज के साथ, चार्ज डिवाइड बाय योर टाइम। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कम टाइम में ज्यादा अगर आपका चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही है, यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर Q, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। जितना कम टाइम उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट। इट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट क्यों बोला मैंने, क्योंकि टाइम से डिवाइड है इसलिए रेट वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज योर करंट। ठीक, अब देखो ये चार्ज, जो भी स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज हो सकती हैं आपकी, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये चार्ज प्रोड्यूस कौन करता है,
चार्ज प्रोड्यूस करने वाले होते हैं चार्ज कैरियर्स। ठीक है, जो भी स्पीशीज कौन कौन सी मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, जो भी स्पीशीज आपकी करंट प्रोड्यूस करेगी वो सारे क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, तो ये चार्ज किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज कैरियर्स की वजह से क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो करंट क्या है, ये प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, मतलब चार्ज कैरियर्स की वजह से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अभी चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो ये जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, ये आपके पास इसी से, क्योंकि हमारी ये दो टर्म रिलेट होंगी। ठीक, देखो ये होते हैं दो टर्म्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर आपके पास हो सकते हैं फ्री आयंस। ठीक है, दो टर्म निकल के आई। मतलब मैंने पहले बताया कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब टाइम के साथ, कम टाइम में जितने ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे, किसी भी सब्सटेंस में से फ्लो कर रहा होगा चार्ज, जितने कम टाइम में जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा किसी सब्सटेंस में से, उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा उस सब्सटेंस में। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि वो चार्ज कहां से आ रहा है। दिस चार्ज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स मतलब चार्ज को लेकर जा रहे हैं। कौन कौन लेकर जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइनली भी कहीं पर होते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन वो बाद में। पहले हम पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों रिलेट करते हैं इससे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर रोल होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं जो मेटल होते हैं, सिंपल मेटेलिक कंडक्टर्स को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, और जहां पर आपका रोल किसका होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और यहां पर रोल किसका होगा आपके पास, फ्री आयंस का। ठीक है, अब देखो यहां फ्री लिखने का मतलब क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई चीज अगर बाउंड स्टेट में होगी, मतलब बंधी होगी किसी से, तो वहां पर मूवमेंट करनी क्या होगी, पॉसिबल तो कम होगी, वहां पे मूवमेंट मुश्किल होती है। क्योंकि जब भी हम कहीं चीज पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था वहां पे आयनिक कंडक्टर्स वाले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयनिक कंडक्टर्स होते हैं, मतलब क्योंकि हमने वहां पे क्या पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। और आयनिक कंपाउंड्स में भी क्या होता है, मोल्टन स्टेट में या फिर आपका सॉल्वेंट के अंदर एक जो पर्टिकुलर आयनिक बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, जिससे आपके पास क्या होते हैं, स्पीशीज क्रिएट होती है, चार्ज स्पीशीज यानी आयंस। ठीक है, फ्री आयंस फ्री होंगी, मोबाइल होंगी। मोबाइल मतलब जो मूवमेंट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से मूवमेंट होगा तो चार्ज आसानी से फ्लो होगा, इसलिए हमने फ्री वर्ड यूज की है। ठीक है, बाइंड स्टेट में नहीं, अगर आपने सिंपल आयंस लिख दिया तो वहां गलती होती है, वहां पर आपको फ्री लिखना जरूरी होता है। क्योंकि वो ऐसा तो हो सकता है, जैसे मैंने बोल दिया NaCl, तो NaCl तो एक पूरा क्रिस्टल है, पूरा कंपाउंड है। ठीक है ना, तो उसमें तो वो एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है, जिसको बोलते हैं हम आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फ्री तो हुए ही नहीं, आपने कैसे बोल दिया फिर आयंस की वजह से। तो यहाँ पे आयंस तो क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है। तो यहाँ पर आपने सिंपल आयंस बोला तो वो गलत होता है, या सिंपली इलेक्ट्रॉन बोला तो गलत होता है, क्योंकि मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। ठीक है, तो वो बाउंड स्टेट में भी होता है अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ है तो फ्री लिखना जरूरी है अगर आप चार्ज कैरियर्स के बारे में बात करते हो। फाइन, अब देखो यहाँ पर समझते हैं वन बाय वन इनमें डिफरेंस क्या क्या है। देखो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहले आप लिखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं या फिर जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं। क्योंकि देखो हम यहाँ पर पहली बात ये पढ़ क्यों रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में, क्योंकि देखो जब तक आपका कंडक्शन ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी ही। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस वजह से होती है, किसी चीज के मूवमेंट की वजह से, और वो कौन सी चीज होती है, फ्री आयंस होते हैं आपके, फ्री आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, जो हमारे घरों में लाइट आ रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो उसी की वजह से आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, देखो अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और यू कैन से मेटेलिक कंडक्टर्स इज, पर आप लिखोगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या बोलूंगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना, इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ is due to the presence of free electrons, fine।
और यहाँ पर देखो, अब एक बार बताओ मुझे, यहाँ पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये पूछोगे कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है मेरे पास, हमें पता है कोई मेटल ले लेते हैं हम, ठीक है। मैंने लेट सपोज मेटल कंसिडर कर लिया सोडियम, ठीक है, Na, सोडियम ले लिया मैंने मेटल। अब देखो यहाँ पर मेटल के साथ क्या होगा, अब कभी ये मत समझो कि क्योंकि हम इस कैसे क्रिस्टल लैटिस होता है पूरा, कैसे होता है देखो, अगर मैंने कंसिडर कर लिया सोडियम एटम है, ठीक है, कोई भी मेरे पास, आपको पता है सोडियम एटम होता है, ठीक है पूरा। अब इसके अंदर क्या होता है, हम इसको क्रिस्टल मेटल के सी इलेक्ट्रॉन मॉडल से समझते हैं। कैसे समझते हैं देखो ध्यान से, अब सोडियम 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 मतलब कोई भी चीज, जैसे कि मैंने बोला आयरन ब्लॉक है पूरा आपके पास एक, तो वो आयरन के एटम से मिलके बनेगा। सोडियम मैंने मान लिया, ठीक है, सोडियम को तो आपको पता है बहुत सॉफ्ट होता है, इजिली कट कर सकते हैं हम नाइफ के साथ। पीरियोडिक टेबल में क्योंकि सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, तो क्योंकि मैं आपको ना सोचती हूँ कि जितना हो सके इसके साथ साथ एक्स्ट्रा आइडिया भी दूं, ताकि क्या है कि आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी ही होगी। प्लस पॉइंट क्या होता है, जब भी मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो उससे इंटरलिंक करती होंगी आपकी, ठीक है, ताकि आपको एक माइंड में क्लियरिटी बने। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है ना, आपको सारी चीज़ लिंक करके चलनी पड़ती हैं। हम कई बार क्या करते हैं, चैप्टर स्पेसिफिक पढ़ते हैं, पर ये ज़रूरी ऐसा ठीक नहीं होता बिल्कुल भी। हम कभी भी चीज़ों को चैप्टर स्पेसिफिक लेकर मत पढ़ो। मतलब क्या है, अगर मैंने इसके बारे में बताना तो इसके बारे में बताओ, लेकिन साथ साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन खुद से जोड़ा करो, कनेक्ट किया करो, ताकि आपको लगे कि हाँ आपको वो चीज़ें मतलब कनेक्ट हो रही हैं चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोल दिया सोडियम है, तो सोडियम के आइटम्स तो ऑब्वियसली तो सारे होंगे। अब मैंने तो यहाँ पे बहुत कम बनाए हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इसमें आइटम्स, ठीक है, बहुत सारे होंगे। अब ये मेरे पास क्या है, सोडियम का एक पूरा मैंने ले लिया, एक फ्रेश कट ले लिया, मतलब कि नाइफ के साथ काट के, ठीक है, एक ले लिया, या फिर आयरन ब्लॉक ले सकते हो, कुछ भी लेता हो, आपके ऊपर मर्जी है वो तो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेटल होता है आपका, ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2, कितनी होगी, कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, 2p6 3s1, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया इसके अंदर कंसेप्ट आपका, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो आपके पास इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि लूजली हेल्ड कौन सा है, 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि देखो बच्चों, ये पूरा के पूरे तो फ्री हो नहीं सकते ना, है ना, सारे के सारे तो मूव करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि देखो ये वाला आपके पास पूरा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है जो बहुत स्टेबल होता है। और आपको पता है सोडियम +1 में एग्जिस्ट करता है, वो इसलिए वजह से करता है क्योंकि इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो यानी कि मैं अगर करना चाहूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है यहाँ पे इजिली, थोड़ी सी हीट देते ही, ठीक है ना, मतलब इतना टेम्परेचर दो कि वो 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब आप उसको पढ़ते हो ना आयोनाइजेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी दो कि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो आपका वहां से बाहर आ जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर, यानी कि अगर मैं इसको बात करूँ तो किस तरीके से होगा, अब देखो ये जो पार्ट होता है ना, जैसे मैं इसको बोलूँ Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे ही लिखते हो इसको, वो ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को इजिली लॉस कर सकता है थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूजली बाउंड है, दूर है न्यूक्लियस से, इसलिए इजिली वहां से ये नॉकआउट हो सकता है, हट सकता है वहां से, ठीक है। तो ये कि आपके पास यहाँ पर कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इज योर 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास जो ये पार्ट होता है ना सोडियम पॉजिटिव वाला, यानी जो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसको हम बोलते हैं कर्नल पार्ट, कर्नल, ठीक है, यानी कि जो ये Na पॉजिटिव पार्ट होता है इसको कर्नल कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उसको निकलने के बाद जो पार्ट रिमेनिंग बचता है दैट इज योर कर्नल पार्ट, फाइन। और जो इलेक्ट्रॉन बच गया दैट इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसे कर सकती हूँ, Na पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में भी लगा सकते हो, कई बार ना आपको ड्राइंग डायग्राम में ऐसे दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव देन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये लूजली हेल्ड होता है इसलिए बाहर दिखाया जाता है कर्नल से, ठीक है। इसको ऐसे दिखाया जाएगा आपके जब भी आप पार्ट में कंसिडर करोगे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो ये होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से समझाया जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन जो दिखाया गया, मैंने बताया लूजली हेल्ड, थोड़ा सा अगर आपको हीटअप करोगे सब्सटेंस को तो ये इजिली यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर यहाँ पे इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है, 1, जैसे आपने मैग्नीशियम की बात की कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, 2, तो जितने वीकली एल्यूमिनियम की बात करो 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी तरीके से।
तो यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दूं हल्का सा, तो यहाँ पर क्या मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक फ्रीली इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है आपका यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट वो सब हम बाद में देखेंगे क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हमने मेरे को सिर्फ समझाना यही था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब हल्का हल्का ये क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने बैटरी लगाई तो यहाँ पर क्या होगा, बैटरी लगाते ही आपका इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम कोई भी ब्लॉक के बारे में, आयरन की बात कर लो, किसी में से ही बात कर लो, आप फ्लो करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं, कॉपर वायर, ठीक है ना, कॉपर के वायर होते हैं ना, इसमें कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कॉपर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो जितने थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे आप बैटरी लगाओगे वैसे ही वो कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ देखो, नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या होता है, फ्लो ऑफ, सिंपल यहाँ क्या लिखोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस का मतलब क्या, देखो ध्यान से, अब यहाँ लिखेंगे हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, फ्री आयंस का मतलब दो तरीके से यहाँ पे समझो ध्यान से, एक होता है मोल्टन, एक होता है एक्वस। बहुत ध्यान से समझने चीजें, मोल्टन एक्वस में फर्क क्या है, देखो ध्यान से। मोल्टन एक्वस का मतलब क्या है, मोल्टन का मतलब क्या होता है, मेल्ट फॉर्म में होना। एक तो होता है सॉलिड फॉर्म में, जैसे मैं ले लूं NaCl सॉलिड फॉर्म में, तो वहां पे कंडक्शन नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म में NaCl एग्जिस्ट करता है, दैट इज एक आयनिक बॉन्ड। जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको कि पहले तो फ्री आयंस होने चाहिए। कोवेलेंट की बात करूं, कोवेलेंट में फ्री आयंस होते ही नहीं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पढ़ चुके हो आप, है ना। तो यही रीजन होता है फ्री आयंस का होना, पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है मोल्टन और एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करने चाहिए, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग एग्जिस्ट करती है, जिसे ब्रेक करना इजी नहीं है एक नॉर्मल टेंपरेचर पे, ठीक है। मोल्टन में क्या होता है, जैसे मैं मोल्टन में बात करूं, जैसे मैंने बोल दिया NaCl सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा हीट अप किया हल्का सा, तो ये किसमें डिसोशिएट हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मेल्ट फॉर्म में, मेल्ट फॉर्म मतलब थोड़ा टेंपरेचर राइज कर दो, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, जिससे ये आयंस थोड़े बहुत मूव करेंगे, ठीक है। एक्वस मीडियम में आपको ऑलरेडी इसका बता चुके हैं कंपाउंड्स का। एक्वस मीडियम में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव आयंस होते हैं वाटर के, OH नेगेटिव आयंस से क्या हो जाते हैं, सराउंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब जैसे मैंने सोडियम ले लिया, इसी तरीके से मैं Cl नेगेटिव, Cl किससे सराउंडेड हो जाएगा, H पॉजिटिव से वाटर की, ठीक है। इसको पूरा लिख लेना, क्योंकि H3O पॉजिटिव बनता है वाटर, वो बाद में का मैकेनिज्म है, लेकिन शॉर्टकट में बता दिया आपको। जो Na पॉजिटिव आयंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज, किसके नेगेटिवली चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं, वाटर के, और Cl नेगेटिव आयंस आर सराउंडेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये तो पता है आपको, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, इस वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, ठीक है। 1/80 टाइम्स वीक हो जाता है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका वाटर का, वो नियर अबाउट 80 होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी आपकी, वो 1/80 टाइम्स आपकी वीक हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो गए बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। इसके से ये दोनों फ्री हो गए, अलग अलग हो गए, मतलब फ्री हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, फाइन। तो दो रीजन बताए कौन कौन से, एक तो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स इन दी मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, फाइन। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आप स्टडी करने वाले हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो यहाँ पर इसका रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर। अब मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर एक जो कंपाउंड था मेरे पास, वो टूट गया, डिसोशिएट हो गया, ब्रेकअप हो गया, किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी एक्वस मीडियम, एक्वस वर्ड इज यूज्ड फॉर द वाटर हियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर मोल्ट, मतलब हीट करने के बाद। तो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इट इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो भी कंडक्ट कर रहा है, वीक होता है, स्ट्रांग होता है, बात की बात है, बट ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन मैटर बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो, हर एक चीज मैटर ही तो है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट के डिकम्पोज मतलब डिकम्पोज टूटने की वजह से हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर क्या हो रहा था, सोडियम एज इट इज है, सोडियम तो नहीं टूटा ना, जैसे मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि जो ये Na है ये ऐसे ब्रेक हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, तो ये सोडियम तो एज इट इज है, बस इलेक्ट्रॉन ही तो निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं होता मैटर का, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट decomposition, विदाउट decomposition ऑफ मैटर। मैटर लिख लो, मेटल्स लिख लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस लिखो, मैटर लिखो, इलेक्ट्रोलाइट लिखो, ठीक है, वो गलत नहीं होगा आपका। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, सब्सटेंस लिखो, मैटर लिखो, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर इतना समझ आया, मतलब यहाँ डिकम्पोज होके वो चीज हो रही है, यहाँ पे बिना डिकम्पोजिशन के वो चीज हो रही है, मतलब ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ ब्रेक हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है दोनों पे। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो जब आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट होगा ना, तो यहाँ पर अगर जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है हल्के होते हैं, ठीक है, और ऊपर से मैं यहाँ पे न्यूक्लियस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कर्नल्स की बात कर रही हूँ। कर्नल मतलब वो पार्ट रिमेनिंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा बच गया, मतलब जो वीकली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो निकल गए, जो बाकी पार्ट बच गए आपका जो स्टेबल है, दैट इज योर कर्नल, वो पॉजिटिव बोला है मैंने उसको। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जो पॉजिटिव पार्ट रह गया उसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर से वो न्यूक्लियस भी कैरी किया हुआ है, तो वो ज्यादा भारी होगा या ये वाला भारी होगा? सिंपल सी बात है, ये वाला आपका क्या होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। या ये बोल सकते हो सिंपली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हल्के होंगे, ये वाला जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट कर्नल होगा वो हैवी होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तभी इसको मैंने तो लार्ज दिखाया आपका, जो चीज हैवी होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वाली चीज भी मूव करेगी और ये वाली भी चीज मूव करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ में अब कर्नल्स भी इंक्रीज, मतलब मूवमेंट उनकी इंक्रीज होने लग गई। मतलब क्या था, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं, मैं कर्नल हूं, ठीक है, ये सिंपल मेरा हैंड एक इलेक्ट्रॉन है, फाइन, ये वाला पार्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एंड आई एम योर, मतलब मैं कर्नल बोल देती हूँ। तो अगर जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेरी मूव, मतलब ये भी मूव कर रहा है नो डाउट, बट मैं भी साथ में मूव कर रही हूँ, मैं अपनी पोजीशन पे मूव कर रही हूँ। ये अलग बात है कि मैं मूव ऐसे नहीं कर रही, ठीक है ना, मेरी मूवमेंट क्या हो रही है, इस तरीके से, वाइब्रेशन, यू कैन से वाइब्रेशन, मतलब मेरी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई टेम्परेचर के साथ। अगर मेरी वाइब्रेशन, ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे क्योंकि वो तो हल्के होते हैं, उनको थोड़ा सा मिलेगा वो तो चले जाएंगे, लेकिन मेरा क्या, मैं भी अब साथ साथ क्या कर रही हूँ, वाइब्रेट करने लगी हूँ। मेरी वाइब्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे उनमें क्या हो गई, हिंड्रेंस क्रिएट हो गई उनके पाथ में, मतलब रुकावट बन गई मेरी मूवमेंट। अब देखो यहाँ पर, अब ये वाले जो हैं ये अपनी पोजीशन के अबाउट क्या करने लग रहे हैं, वाइब्रेट करने लग रहे हैं। अब ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट, ये भी वाइब्रेट, ये वाइब्रेट। अब मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे थे, अब ये थोड़ा बहुत हिलेंगे, जिसकी वजह से क्या है, तो देखो अगर ये चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये आपस में ऐसे मूव करने लग रहे हैं सारे, तो ये आप जो इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो कर रहे थे उनके अंदर क्या हो गया, अब रुकावट बनने लगी उनकी मूवमेंट। ठीक है, तो यानी कि जो ये लार्ज साइज कर्नल्स थे, इनके मूवमेंट, इनके वाइब्रेशन की वजह से क्या हो गया, हिंड्रेंस क्रिएट हो गई इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी मूवमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू बिफोर, जो पहले हमने सोचा था। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, इनकी जो कंडक्टेंस होगी, यानी कि जो फ्लो करने की कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहले फ्लो आराम से हो रही थी, अब डिफिकल्टी के साथ फ्लो होगी, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द kernel start vibrating on increasing temperature, which produces hindrance in the path of flow of electrons. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही, अब मुझे बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करते तो ऑब्वियसली ये दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, तो इनके प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, क्योंकि इनको तो सिर्फ मूव करना, आयंस तो पहले ही थे, इनमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल हम दिखा नहीं रहे, हम तो यहाँ सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी आयंस की। लेकिन यहाँ पर क्या था, कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते, कर्नल अपनी जगह नहीं छोड़ते क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी अपनी प्लेस पर, वाइब्रेशन जिसकी ऐसे से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले कर रहे थे। अब जैसे कि अब हम अपनी लाइफ में भी ये चीज़ को देख सकते हैं इजिली, अगर आपको ये समझना है, जैसे कि कोई भी पाथ, हम पाथ में चल रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, रास्ते में जाते हो, रास्ते में गाड़ियां कितनी सारी होती हैं, अब वो गाड़ियां कहीं से भी चली आ रही हैं, तो वहां से हमारा जाना, एक स्कूटी तक का भी निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इजीली वो स्ट्रेट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वहां से आप इजीली निकल पाते हो, या फिर रुकी हुई है तो आप इजीली चल पाते हो। ठीक है, लेकिन सारी चीज मूव कर रही है रैंडमली कहीं पर भी, तो वहां पे डिफिकल्टी आती है आपको मूव करने में, वहां से निकलने में। ठीक है, ये है।
कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये सुन लो। कंडक्टेंस का मतलब होता है कितना आसानी से कोई चीज फ्लो कर सकती है, मतलब कितनी आसानी से कोई चार्ज कैरियर्स फ्लो कर सकते हैं, डेट इज योर कंडक्टेंस। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट कर देना कंडक्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्ट करना, रोकना। कंडक्टेंस का मतलब होता है इज टू मूव ऑफ द चार्ज कैरियर्स, मतलब चार्ज कैरियर से इजिली मूव करना। ठीक है, कंडक्टेंस। अब यहाँ पे आता है कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज, मतलब जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यहां पर क्या होता है, कंडक्टेंस मतलब ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, है ना, वहां पे ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ईज ऑफ फ्लो मतलब इजिली कितने आराम से फ्लो कर पाते हैं हम, तो यहाँ पर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, लिख लेना। कंडक्टेंस नहीं पता तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, आपने एक इजी लैंग्वेज में लिख लेना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जितना आसान होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तभी होगा जब चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, ऑब्वियसली। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, और यू कैन से ईज ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट हियर you can say that the ease of flow of charge carriers, or you can say the ease of flow of the free movement of ease of flow of movement of free ions। ठीक है, तो वो कंडक्टेंस होती है। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही टेम्परेचर के साथ, आप बता देना मेल्ट फॉर्म में किस तरीके से वो सारा की मेल्ट होगा, मेल्ट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से इजिली मूवमेंट करेंगे आयंस आपके। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या बता दोगे, इज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट सा काम कौन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कौन रोक रहा है, रेसिस्टेंस का काम कर रहा है वाइब्रेटिंग कर्नल्स। तो यू कैन से दैट द रेसिस्टेंस इज ड्यू टू द, या फिर सकते हो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में सकते हो, अपनी लैंग्वेज में आप ये। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, रेसिस्टेंस वैसे तो इतना होगा नहीं, टेम्परेचर का कुछ भी इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब टेम्परेचर कुछ आपका यहाँ पे रेसिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि सपोर्ट कर रहा है कि तुम फ्लो करो। ठीक है, रेसिस्टेंस यहाँ पर वर्क कर सकता है आपका एक विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे कि अगर मैं बोल दूं, एक तो सॉल्वेंट आपने ऐसा ले लिया कि ठीक है, अब एक खुद ऐसा सॉल्वेंट ले लो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा का मतलब क्या, डेंसिटी जो है उन पार्टिकल्स की वो ज्यादा है एक जगह पे पर्टिकुलर एरिया में। अब डेंसिटी ज्यादा तो ऑब्वियसली वहां पे दूसरी चीज क्या मूव करे जब वो खुद ही मूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस काम हो सकता है वो क्या हो सकता है, रेसिस्टेंस इज ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भी ऐसा लेना है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा ना हो, मतलब जो मोबाइल हो, मोबाइल मतलब जो मूवमेंट इजीली कर सके, जैसे खुद के पार्टिकल्स, तभी तो किसी को और को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ऐसा ले लिया सॉल्वेंट जो दूसरे को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, तो उसका फायदा भी क्या है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज आती है कि जो हमारे पास हमने यहाँ पढ़ा फ्री आयंस के बारे में पढ़ा, मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में। तो जो मेरे पास आयंस होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी ऐसी चीज होती है, अब देखो, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या आता है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएं इजीली। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, वही सिंपल है। एक होते हैं जैसे फ्री आयंस, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था ना, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने फ्री आयंस की बात की थी ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस
जो ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं जब उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होंगे? सिंपली जो क्या है, ऑलरेडी 100% डिसोशिएटेड फॉर्म में होंगे। 100% तो वैसे कुछ भी नहीं होता, या आप बोल सकते हो कि 98 to 99%, ठीक है। तो यानी कि जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास हो गए सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसिस, ये सारे क्या होते हैं आपके पास? इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे, वीक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपके कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वाटर में बात कर ली HCl, क्योंकि आप कोई भी बात करते हो तो आप उसमें वाटर की बात करते हो कि एक्वस मीडियम में ब्रेक, क्योंकि एक्वस मीडियम का सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जिनकी अल्फा 1 कंसिडर की जाती है। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितनी हद तक कोई चीज, एक्सटेंट तक कोई चीज डिसोशिएट हो सकती है। तो 1 का मतलब होता है कोई चीज 100% डिसोशिएट हो गई, ठीक है। 1 का मतलब क्या है? 100% डिसोशिएट हो जाना, या फिर नियर अबाउट 99.9 या 98 पॉइंट समथिंग, ठीक है। पूरा तो कंप्लीट नहीं बोलते, 100% हम बोल देते हैं केमिस्ट्री में, बट वो एक्चुअली में 98 to 99% होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होंगे? जैसे आपने बोल दिया NaCl, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। NaCl जैसे मैंने बोल दिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में डिसोशिएट हो जाएगा। NaOH ले लो, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। KOH ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl ले लो, HNO3, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप अपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? डिसो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ H2SO4, बाकी सारे आप ले सकते हो, ठीक है। एक्वस मीडियम में ले लो, या फिर प्लस H2O करके ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक्वस मीडियम में कैसे डिसोशिएट होगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इनके आगे एक्वस लिखना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। क्यों होता है देखो, अदरवाइज आप क्या करते हो, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, मतलब इसके जो H पॉजिटिव के सराउंडिंग में लेयर है वाटर मॉलिक्यूल्स की, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लेयर दिखा दी हमने, ठीक है। तो एक्वस मीडियम से सराउंडेड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। पॉजिटिव वाला OH नेगेटिव से वाटर मॉलिक्यूल के, और नेगेटिव वाला जो आपका पॉजिटिव H पॉजिटिव से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, हम एक्वस वर्ड हमेशा इसलिए लगाते हैं, ऐसा नहीं आप कुछ भी ऐसा करके लिखाओ कि आपने ऐसे लिख दिया H2SO4, आपने लिख दिया H पॉजिटिव, आपने लिख दिया SO4 2 नेगेटिव, होगी खत्म बात। नहीं, गलत। आपको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है, और उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दूसरी बात, सब ऐसे डिसोशिएट होंगे वाटर में। अल्फा 1 है, मैंने कहा कि 100% यानी कि 98-99% डिसोशिएट होते हैं, क्योंकि आपको पता है आइडल तो कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, इसलिए इसका अल्फा क्या होता है? 1 होते हैं। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे उतने सारे के सारे डिसोशिएट हो गए। अल्फा क्या होता है? कितने मोल्स, फ्रैक्शन होता है, ठीक है, किस किस का? जितने मोल्स आपके बाद में डिसोशिएट हुए डिवाइडेड बाय जितने इनिशियली आपने लिए थे। तो मुझे बताओ, अगर 100 के 100 डिसोशिएट हो तो मैं क्या लिखूंगी कि 100 के 100 डिसोशिएट हो गए, और लिए भी मैंने 100 ही थे, तो क्या आ जाएगा आंसर? 1, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अल्फा कंसिडर किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितने एक्सटेंट तक कोई चीज डिसोशिएट हुई है, ब्रेक हुई है। नेक्स्ट देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ये लगा सकते हो, जिनकी अल्फा जो होती है 1 तो कभी आएगी नहीं, ठीक है। अल्फा इज लेस देन 5%, यू कैन से, मतलब बहुत कम। मतलब मान लिया 100 पार्टिकल लिए थे, उसमें से 5 ब्रेक हुए, 10 ब्रेक हुए, 20 ब्रेक हुए, ठीक है। इस तरीके से थोड़े आधे डिसोशिएट हो गए, तो ये मान सकते हो आप, ठीक है। लेकिन 80 से ऊपर, 90 से ऊपर, तो वो हम स्ट्रॉन्ग में मान लेते हैं, अदरवाइज हम वीक मान लेते हैं। तो इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं, बट आप ये बोल सकते हो कि जिनकी अल्फा बहुत कम होती है, ठीक है, तो वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब वो कम डिसोशिएट होते हैं। मतलब मैंने यहाँ 5% लिखा, मतलब 100 में से सिर्फ 5 ब्रेक हुए, ठीक है। क्योंकि ये डेफिनेशन दी जाती है वो ऑस्टोर डायलेशन लो के अकॉर्डिंग, तो वहां से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वीक हो गया, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड वीक है, वीक एसिड है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे वीक में आ जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl ले लो, H3PO4, फोस्फोरिक एसिड ले लो, ठीक है।
और आप ले सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, ठीक है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो ये सारे वीक हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो होता है ना, ये वाला एरो मतलब इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड की है 100%, मतलब जो आपका चीजें थी वो डिसोशिएट होकर सिर्फ आपके पास जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसलिए मैंने ये एरो का यूज किया है। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं ना, तो वहां पर हम देखो कैसे यूज करते हैं। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये इस तरीके से डिसोशिएट होगा कुछ, ये भी इसके आगे एक्वस लिख देना, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब इक्वल अमाउंट में तो नहीं कह सकते हम यहाँ पर, फिलहाल मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल मैंने लिए थे, तो यहाँ से 5-5 ही डिसोशिएट होकर गए हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रहा, बैकवर्ड भी चल रहा है साथ में, ठीक है। जितना डिसोशिएट उतना वापस जुड़ के उतना बन रहा है, तो फायदा क्या हुआ। तो यहाँ पर ये वाली चीज जो होती है ना, वो इक्विलिब्रियम होती है, जो रिप्रेजेंट करती है आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, कई बार तो ऐसे लिखा मिलता है, ठीक है, कई बार ऐसे लिखा मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, बैकवर्ड कम जा रही है, इसका मतलब फॉरवर्ड कम है, बैकवर्ड ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोनों इक्वल रेट में चल रहे हैं, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, मतलब 50 आगे गया तो 50 ही पीछे जा रहा है। तो ये इस तरीके से कुछ आपके वो होते हैं, एरोज होते हैं, जिनको डिफाइन करना होता है आपको। तो यह सिंपल है कि यहाँ पर कोई भी चीज अल्फा जो है वो 1 नहीं होती, बस इतना बता कर आओगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। एक होता है लास्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो स्प्लिट अप होते ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद भी, यानी कि उनमें फ्री आयंस होते ही नहीं है। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया शुगर, यूरिया, अब जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो लिख लो, CCl4 मतलब जो ब्रेक ही नहीं होंगे, क्योंकि इनका फॉर्मूला देख लेना आप कैसे, NH2CO NH2 होता है, इसका क्या होता है C11H22O11, ठीक है, C12H22O11। तो इस तरीके से जो भी है ना आपके पास, ठीक है, CCl4 हो गया, तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स भी इसी में आते हैं, जो ब्रेक नहीं होते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, तो इतना आज के लिए था। नेक्स्ट टाइम हम इसका पूरा पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस सारा का सारा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे ना। जो इसकी कंडक्टेंस मैंने बताई थी ना आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस होती है, मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वो कंडक्टेंस बढ़ती है, तो उसको हम आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि वो आयंस की वजह से आपके पास करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम आयनिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ है, बाकी हम आगे क्लियर करते चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी क्लास होगी तो हम स्टडी करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है, रेसिस्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो सबके बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे विद डेरिवेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।